नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के पास सराय लवरिया में आज़ादी के पहले से स्थापित नीलकंठेश्वर बगीचे के क्षतिग्रस्त हो जाने पर ट्रस्ट के लोगों ने पिछले दिनों बगीचे में स्थित धर्मशाला की दीवार सहित और भी कई निर्माण कार्य करवाए, जिसका पास की दलित बस्ती के लोगों ने विरोध किया था। लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से मालिकाना साक्ष्य पेश करने को कहा। ट्रस्ट के लोगों ने अपने मालिकाना हक के कागजात अधिकारियों को दिखाए, तो वहीं दलित समाज के लोग पुलिस के सामने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद साक्ष्य सही मिलने पर ट्रस्ट के लोगों ने निर्माण कार्य को आगे भी चालू किया। लेकिन शुक्रवार की देर शाम दलित समाज के लोगों ने अपने उत्पीड़न होने और भूमाफियाओं द्वारा दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी दलित कांत ने बताया कि कुछ भूमाफियाओं ने नीलकंठेश्वर महादेव बगीचे पर कब्जा कर लिया है। भूमाफिया दलित समाज की बगीचे पर कब्जा करने के साथ दलितों का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। इस भाजपा सरकार में दलितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं होने और भूमाफियाओं द्वारा दलितों के उत्पीड़न करे जाने के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो सराय लवरिया के दलित समाज के लोग ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर होंगे। हमारी मांगे कुछ भी नहीं है। हमारी मांगे ये है कि यहाँ पर जो दलित समाज की बस्ती है, जो यहाँ पर 120 साल से लोग रह रहे हैं और कम से कम उनके 80-90 मकान बने हुए हैं। बाहर रोड पर दुकानें बनी हुई हैं। एक बगीची थी जिसमें महादेव नीलकंठेश्वर महादेव बगीची का जो है मंदिर बना हुआ है महादेव जी का, और डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन बना हुआ है। अंबेडकर व्यायामशाला बनी हुई है उस भूमि पर। कुछ भूमि माफियाओं ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर और शासन प्रशासन और न्यायालय को गुमराह कर उसका एक फर्जी ट्रस्ट बना लिया। उसके आधार पर उन्होंने यहाँ कब्जा करने की पूरी तरह से कोशिश की। कोशिश करने के बाद में हम लोगों ने विरोध किया, वह लोग फिर भी नहीं माने और शासन प्रशासन को गुमराह करके और एक फर्जी ट्रस्ट और उसके माध्यम से डिग्री दिखाकर जमीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद में पूरी तरह से दीवार वहाँ पर चुनवा दी गई। जब एसडीएम साहब से और सीओ साहब से वहाँ तहसील कोल में वार्ता हुई तो उन्होंने कह दिया कि यह जो है दीवार, वहाँ जो आवारा पशु हैं वो अंदर जाते हैं, मंदिर में गंदगी करते हैं, आप इन लोगों को दीवार वहाँ लगाने दीजिए और बाकी की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि दीवार के अलावा कोई भी वहाँ कार्य नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये केवल दीवार 6 फीट की लगाएंगे और उसके बाद में भी उन्होंने 12 फीट की वहाँ दीवार चुनवा ली है, गेट चढ़ा लिया है। अगर वहाँ मंदिर है तो जो लोग पूजा करने के लिए वहाँ जाते हैं तो वो कैसे जाएंगे? उनका गेट लगाने का मकसद क्या है? 12 फीट दीवार लगाने का उनका जो है मकसद क्या है? आज क्या किया आपने? आज हम लोगों ने, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, प्रशासन के जो है आश्वासन के बाद में भी कि कोई वहाँ तोड़फोड़ नहीं होगी। एक विनोद नाम का लड़का है, उसका एक वहाँ कमरा बना हुआ था, उस कमरे में उन्होंने तोड़फोड़ की है। कुछ महापुरुषों की वहाँ जो है तस्वीरें रखी थी, उनको भी उन्होंने जो है उठा करके फेंक दिया और उसमें फाड़ी दी हैं। कुछ वीडियो उन लोगों ने बना के भी रखी है परिवार के लोगों ने। तो हमारी मांग है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से और उच्च अधिकारी, ये नहीं कि जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, बड़े स्तर के अधिकारी, हम डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से मांग करते हैं, डीआईजी साहब से मांग करते हैं, दोनों पक्षों को बुलाएं, बारीकी से पत्रावली का जो है अवलोकन करें कि ये जो है ज़मीन जो बगीची है ये जाटव समाज की बगीची है। उसके बाद में जो आबादी है वह भी जाटव समाज की आबादी है। 100 वर्षों से और पहलों से ये सभी लोग, हम लोग जो है यहाँ पर रहते हुए चले आ रहे हैं, है ना। और कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी ट्रस्ट बना करके न्यायालय को, शासन प्रशासन को गुमराह करके और यहाँ पर अपना दावा किया है। उस दावे के आधार पर केवल कि मंदिर में हम बाउंड्री वाल करेंगे और जो इसमें आवारा पशु आते हैं उनको जो है अंदर ना आने दें, उसके लिए गेट लगाएंगे और इसके अलावा किसी भी मकान पर कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने एसडीएम साहब को दिया था। उसके उन्होंने दीवार लगाई, हमने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद में भी वह जो एक अंदर मकान बना हुआ उस मकान पर जो है उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। हमारा ये है, जब हमारी शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, जो हिंदूवादी संगठन है वो हमको हिंदू मानते हैं, वो हमारी नहीं सुनेंगे, तो इस आधार पर हम फिर क्या करें? तो हमने जो है ये मांग की, अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा, विश्व हिंदू परिषद हैं, बजरंग दल वाले हैं, RSS के लोग हैं,
अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे, चाहे हमें इस्लाम धर्म अपनाना पड़े, चाहे हमें बौद्ध धर्म अपनाना पड़े, चाहे हमें इस्लाम धर्म अपनाना पड़े। उसके लिए हमें इस आज़ाद भारत में धर्म परिवर्तन करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कांत है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व नेता व तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह की दोबारा गिरफ्तारी होने पर अलीगढ़ में बजरंग बल के संयोजक गौरव शर्मा ने इस गिरफ्तारी को अनैतिक, अव्यवहारिक, असंवैधानिक और हिंदू समाज को उकसाने वाली कार्यवाही बताते हुए अपनी नाराजगी जताई है। होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कल विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त कर दी थी और उन्होंने इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई एक बैठक में इस प्रकार के निर्णय का जिक्र किया था, जो सत्य साबित हुआ। गौरव शर्मा ने भाजपा नेतृत्व से प्रश्न किया कि नुपुर शर्मा के कथन की जांच मुस्लिम विद्वानों से क्यों नहीं कराई गई और इसी संदर्भ में टी राजा ने जो कहा, हम सब ने वो वीडियो देखी है, क्या कोई कह सकता है कि उन्होंने उसमें किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में 1938 के राजाकारों द्वारा किए हिंदू नरसंहार जैसे स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर हैदराबाद की सड़कों पर फसाद करने वाले 90 दंगाई मुसलमानों को छुड़वाकर टी राजा की गिरफ्तारी कराई। किस संदर्भ में और क्या मांग है आपकी? रिपीट मत करना। देखिए, ये जो पीसी है ये हिंदू समाज का आक्रोश है। आज अलीगढ़ में निकला है, कल देश के किसी और कोने में निकलेगा। हमारे हिंदूवादी या कहें हिंदू हृदय सम्राट टी राजा के साथ जो इस समय तेलंगाना में हो रहा है वो बर्दाश्त करने वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो वहाँ के कोर्ट ने देखा है और न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि वीडियो में किसी भी धर्म विशेष का मजाक या किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं थे। उसके बाद एक भीड़ निकलती है तेलंगाना की सड़कों पर और वो नारे लगाती है सर तन से जुदा होने के। जब किसी ने किसी के लिए कुछ कहा ही नहीं तो किस लिए सर तन से जुदा। और ये सर तन से जुदा चल क्या रहा है देश के अंदर। छोटी छोटी सी बातों पर तो हिंदूवादी नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। अलीगढ़ में बहुत सारे उदाहरण हैं। और अगर कोई भीड़ लाके और सर तन से जुदा के नारे लगाती है तो हम इस देश की सरकारें क्या कर रही हैं, इस देश का प्रशासन क्या कर रहा है। और सर तन से जुदा के जब नारे लगते हैं और RSS मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं तो उस भीड़ के दबाव में तेलंगाना का प्रशासन और वहाँ की सरकार टी राजा के लिए एक विशेष बैठक रखती है और जिसका आयोजन मुख्यमंत्री के कहने पर होता है और उसमें तय किया जाता है कि पुराने केसों को निकालकर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जितना मैं कानून को जानता हूँ या जितनी मुझे लॉ की जानकारी है कि जब किसी मुजरिम को कोर्ट में लेके जाया जाता है तो उसके पुराने केसों को भी देखा जाता है। तो पुराने केसों और नए केसों को जोड़कर उसको जमानत दी जाती है। तो जब 23 अगस्त को उनको जमानत दे दी तो फिर ये पुराने केसों में दोबारा अरेस्टिंग कैसे हो गई। तो ये कहीं ना कहीं उनका षड्यंत्र है और ये बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। इस देश के बहुसंख्यक समाज को जो इस देश के न्यायालय और सरकारें बार बार अपमानित करने में लगी हैं, ये अपमान अब सहने की जो पराकाष्ठा है वो पूरी हो चुकी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की एक सीमा अब देश में तय होने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं हमें शक नहीं, मुझे लगता है ये यकीन में ना बदल जाए कि तेलंगाना का प्रशासन और तेलंगाना की सरकार ऐसा ना हो जेल में टी राजा की हत्या करा दें। हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है इसमें वो दखल दें और टी राजा को बाइज्जत सम्मान के साथ वापस बुलाया जाए। दूसरी बात, जो इस देश के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं मुस्लिमों को की ओवैसी, उनकी एक विशेष योजना है। उनकी योजना है कि जैसे 1938 में रजाकारों द्वारा हजारों हिंदू समाज के लोगों का कत्लेआम तेलंगाना में हुआ था, ऐसी योजना वो दोबारा बना रहे हैं और उनके भाषण, उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएँ वो सारी यही हैं। जिन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए 90 लोग तेलंगाना के प्रशासन ने वहाँ पर अरेस्ट किए और आप देखिए जो निर्दोष व्यक्ति था उसको तो जेल में डाल दिया गया, वो जमानत करा रहा है अपनी। और जो सच में दोषी थे जो नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा के, उन 90 लोगों को अवैसी के दबाव में छोड़ दिया गया। भाई क्यों छोड़ दिया गया? इस देश में लोकतंत्र है, कानून है और वो सबके लिए एक बराबर है। और जब तेलंगाना हो या इस राज्य की कोई भी सरकार हो या यहाँ का प्रशासन हो, अगर वो कानून प्रशासन और सरकारें अगर नहीं मानेंगी और नहीं मनवाएंगी, उनकी अनुपालना नहीं कराएंगे तो देश की स्थिति क्या होगी? देश में तो गृह युद्ध हो जाएगा और फिर उस गृह युद्ध को संभालने की स्थिति किसकी है? मुझे तो लगता नहीं है। जो वर्तमान परिस्थितियाँ इस देश में बनी है, मुझे तो लगता है 1946 से ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति 2022 में है। अभी PFI का डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी तो पूरी योजना बन चुकी है इस देश के टुकड़े करने की और जितने टुकड़े इस देश के होने थे वो हो गए, लेकिन अब एक और टुकड़ा हम लोग नहीं होने देंगे और हमारा सरकार से आग्रह है टी राजा को सम्मान के साथ रखा जाए।
उल्लेख किया। सबसे पहले सर तन से जुदा का नारा 1928 में जब महाशय राजपाल जी की हत्या हुई तब उससे पहले लगा था, और उसके बाद उनकी हत्या इल्मुद्दीन ने कर दी। और इल्मुद्दीन की जब जनाजा निकला उसमें लियाकत अली और जिन्ना भी दोनों शामिल थे, और 2.5 लाख लोग थे। उसके बाद 90 साल ये नारा नहीं लगा। उसके बाद ये नारा लगा तो कमलेश तिवारी के हत्या से पहले लगा, और पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए। और कमलेश तिवारी जी की हत्या ये केंद्र सरकार और राष्ट्रवादी सरकार रोक नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, रोक नहीं पाई। उसके बाद में ये नारा नूपुर शर्मा के समय लगा, और उसके तुरंत बाद अब ये टी राजा के समय लगा है। हम अपने निर्दोष हिंदू भाइयों की हत्या सहन करने की स्थिति में नहीं है। 1947 में ये देश हिंदुओं को मिला, हमने मुसलमानों को उनकी आबादी के से ज़्यादा हिस्सा दे दिया। जिन्होंने हिस्सा मांगा वो भारत में ही रह गए, क्योंकि उस समय ये नारा था 1947 में, हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। अब हम हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन और अपनी असमत अपने मानवेंद्रियों की इसका सम्मान हम देने की स्थिति में नहीं है। सरकार राजी समझ ले। मोदी जी की सरकार हमने केवल विकास के लिए नहीं बनाई थी, भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय समाज और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी बनाई थी, जिसको करने में मोदी सरकार बिल्कुल निष्फल हो चुकी है और पूरा हिंदू आक्रोशित है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जितने राज्यों में भाजपा हारी है उससे सबक ले लें। हम देश के में राष्ट्रवादी सरकार को खोना नहीं चाहते हैं। ऐसा ना हो कि जो 1300 साल बाद राष्ट्रवाद का एक उदय भारतवर्ष में हुआ है उसका सूर्य अस्त हो जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम ने बढ़े हुए गृहकर के 5 साल के बकाया एरियर की वसूली तो निरस्त कर दी है, लेकिन गृहकर की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया है। बढ़े हुए गृहकर के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एक मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों की भारी नारेबाजी के बीच मशाल जुलूस घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ और घंटाघर जिलाधिकारी आवास के सामने से गुजरता हुआ नगर निगम पहुंचा। विवेक बंसल ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में ना तो सरकार और ना ही उनके अधिकारी विरोध की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते हैं। बढ़े हुए गृहकर को लेकर ये हमारा तीसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है, लेकिन इस तानाशाही सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। गृहकर की दरों में सरकार ने 50 गुना तक वृद्धि करके जनता को भ्रमित किया है और कॉमर्शियल दरों की अनियमितताओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो पहले से ही महंगाई व बेरोजगारी की मार से जनता जूझ रही है और अब सरकार ने जनता के ऊपर गृहकर की दरें बढ़ाकर कड़ा प्रहार किया है। नागरिक इस भीषण महंगाई के दौर में अपने परिवार का भरण पोषण करें या 5 गुना बढ़ा हुआ गृहकर दें। सरकार का ये निर्णय जनता के ऊपर तानाशाही थोपने के समान है। बताना चाहेंगे जिस तरीके से मनमानी ये नगर निगम कर रहा है गृह कर के संबंध में, आपको जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों के हिसाब से और 5 गुना वृद्धि की है, हम लोग इसका विरोध पहले भी हम लोगों का ये तीसरा ये हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है, इसका प्रतिकार है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज अगर नगर निगम ने पिछली वृद्धि जो उसको पिछले तारीख से उसे वापस लिया है, पर अभी 5 गुना वृद्धि जो है इसको ज़रूर इन्हें वापस लेना चाहिए। आज एक तरफ तो महंगाई चरम पर है कि आम आदमी से आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से गृह कर देगा। इतना 5 गुना वृद्धि में उसे 2 वक्त की उसे रोटी उसे नसीब नहीं हो रही है और गृह कर आसमान को छू रहा है। ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, किसी भी संवेदनशील सरकार की ये पहचान नहीं है। और कोई भी कल्याणकारी सरकार इस तरीके से मनमर्जी से इतनी वृद्धि गृह कर में नहीं करती है। करना है 10% वृद्धि कर दो, 5% कर दो, 15%, पर 500 गुना ये कल्पना से परे है। हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे और अलीगढ़ रहेंगे कि जब तक ये नगर निगम ये 5 गुना वापस नहीं लेता है, किसी को गृह कर नहीं देना है। बिल्कुल आज के परिवेश में, आज के उसमें हमें यही प्रतीत हो रहा है कि ये लॉलीपॉप है, ये बात को नहीं सुना गया है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि 5 गुना वृद्धि को वापस लेना चाहिए। उनकी सरकार है, मैं उनसे कहना चाहूँगा हस्तक्षेप से कुछ नहीं उसका असर पड़ रहा है। अगर हस्तक्षेप है तो उसे वापस कराएं। सरकार है, कोई उनके पास इसका कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई इसकी एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि हमने सिर्फ कह दिया। कहने से कुछ नहीं होगा। या तो यहाँ धरने पे बैठें या वहाँ जाके मुख्यमंत्री निवास के सामने बैठे कि मुख्य नगर आयुक्त उनकी बात को नहीं सुनना है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ शहर के बाईपास पर देवी नगला हो या सेंटर पॉइंट एसबीआई का तिराहा, जमालपुर से लेकर अनूप शहर रोड तक, यहाँ भूजपुरा से मदीना कॉलोनी तक, इन सभी जगहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये सभी वो इलाके हैं जिन्हें संवेदनशील सूची में रखा गया है। पिछले वर्ष भी इन इलाकों में भीषण बीमारी फैली थी। इसके बावजूद यहाँ की साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जीएन मेडिकल कॉलेज में जिन 2 मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई, उनमें एक शहर के उस्मानपाड़ा और दूसरा चंदौस के सहवाजपुरा का है। दोनों मरीजों के घर व आस पड़ोस के घरों की जांच में डेंगू का लार्वा पाया गया है, जिसे टीमों ने मौके पर ही नष्ट कराया। वहीं जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों ने 107 घरों में से 127 से ज्यादा पात्र देखे और डेंगू के सैंपल लिए व रक्त पत्रिका तैयार कराई। सीएमओ ने लोगों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की है और कहा है कि डेंगू और मलेरिया बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी। क्या कुछ विशेष है? नाला ये पूरा आरसीसी का लेंटर है, बच्चे कूदते हैं, इस पर खेलते हैं पूरे दिन, बैट बॉल, पूरी गंदगी है, मकान बेच के आ रहे हैं भैया, सब लिख दिए मकानों को सब चारों तरफ। अच्छा, तो ये गंदगी कब से जमा है आपको? तो सालों से, बचपन से देख रहे हैं हम तो बड़े हो गए, बुढ़े हो जाएंगे, जब भी ऐसी रह रही है। तो यहाँ बच्चे इस पर खड़े हो जाते हैं, पूरे दिन खड़े होते हैं, आप खड़ा कर लो, कुदवा दो बच्चों को सबको। अच्छा, तो डूबते नहीं है इसमें? कुछ नहीं डूबते, पूरे दिन कूदेंगे इसमें, पूरा लेंटर है आरसीसी का, ये उस पे खड़े होते हैं सारा दिन बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? शाहरुख। इस गंदगी से परेशानी है। समस्या क्या? हर समस्या ही है। कूड़ा हर वक्त मुंह पे ही पड़ा रहता है। आते भी हैं साफ़ करने के लिए, दरवाजे पे करते हैं साफ़, फिर नाले के अंदर ही वापस आ जाता है, सड़कों पे पड़ा रहता है। 1 महीने बाद आए, फिर उठाया थोड़ा बहुत, फिर डाला वापस नाले में, फिर वापस चले गए। तो बीमारी रहती है, सब बच्चों को बीमारी लगती है। जब नाले की गंदगी बाहर निकल के आती है, कीड़े हैं, मच्छर है, दुनिया की चीज़ें लगती हैं बच्चों के पैरों से, फिर वो घरों में आ रही है गंदगी, फिर वो बाहर जा रही है, इससे बीमारियाँ भी आती हैं। हर तरीके की बदबू आती है, बहुत गंदी। आप लोगों ने इसकी शिकायत की? शिकायत हर दफ़ा करी है भाई मेरे, हर दफ़ा आते हैं लोग और बातें सुनते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? अब यही स्टेप कि या तो इसे छोटा पतला करा जाए, या इतनी सफाई करी जाए, या इसे पटवा कुछ तो करे। यहाँ इतना बड़ा मकान बना रखे हैं हमने, काहे के लिए बनवाया? क्या बेच के चले जाएं अपने मकान हम? मोहल्ला है, इसका मतलब ये थोड़ी यहाँ सफाई नहीं होगी। सब जगह सफाई चली है, यहाँ कोई सफाई का कोई ख्याल ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमी। सर, अलीगढ़ में डेंगू के अब तक कितने पेशेंट निकले हैं? स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्या काम कर रही हैं और कैसे डेंगू और मलेरिया पर जो लगाम कैसे लगेगा? देखिए, अभी तक जो डेंगू के केस हैं वो 9 केस कंफर्म हो चुके हैं। यदि मैं आज की भी बात करूं तो आज हमारे जो हैं वो 5 केस मिले हैं। और जब भी हमें इस तरह की जानकारी मिलती है तो त्वरित गति से जो भी निरोधात्मक कार्रवाई हैं वे संज्ञान ली जाती हैं। जैसे कि मैं आज को बताना चाहूँगा, मैं खुद भी जो है हमारी जो घंटर चौक वाली पीएससी है, जो हमारी भूजपुरा वाली पीएससी है, जहाँ पे इस तरह के पॉजिटिव रोगियों की जानकारी मिली थी, वहाँ पहुंचकर उसके आसपास के 50 घरों में जो आपके बुखार से पीड़ित रोगी हैं उनकी सघन खोज की जाती है। और दूसरे दलों के द्वारा जो भी आपके घर घर पहुंचकर उन स्रोतों को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां की इसके लार्वा के पनपने की संभावना होती है। ये सारा कार्य जो है समुदाय के सहयोग से ही किया जाता है। और दूसरी टीम जो है बाहर यदि कहीं जल भराव की स्थिति है तो वहाँ पर भी वो स्प्रे वगैरह करने का कार्य करती है। मेरा जनपद वासियों से एक अपील ज़रूर रहेगी, क्योंकि आप भी जान रहे होंगे कि कूलर में बहुतायत में इस तरह के लार्वा देखने को मिलते हैं। तो यदि आप कूलर व्यवहार में ले रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आप उसका पानी ज़रूर बदल दें। और यदि आपको लग रहा है कि चारों तरफ उसमें रस्ट या डस्ट लगी हुई है तो उसको जूने से अच्छे से साफ़ कर लें। दूसरा मेरा अनुरोध रहेगा कि यदि आप फ्रिज व्यवहार में ले रहे हैं तो फ्रिज के नीचे जो एक कंटेनर होता है जिसमें कि वो कहीं ना कहीं पानी एकत्रित होता है, तो उसको भी आप हर तीसरे दिन जो है ज़रूर साफ़ करें, ताकि कहीं भी डेंगू के लार्वा को पनपने के लिए स्थान ना मिले। सर, अलीगढ़ में तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा है लगातार वहां पर, और कुछ ऐसे संवेदनशील एरिया हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग ने खुद संवेदनशील क्षेत्रों को घोषित कर रखा है, लेकिन वहाँ भी गंदगी का अंबार लगातार लगा हुआ है। वहाँ को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या टीमें काम कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, डेंगू के केस तो अभी हमें पिछले 5 दिनों से ही मिले हैं। हम नियमित रूप से जितने भी हमारे HRA एरियाज़ हैं, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पर हेल्थ कैंप कर रही हैं, बुखार के रोगियों को चिन्हांकन कर रही हैं, और जहाँ भी इस तरह के जल भराव की स्थिति है वहाँ पर स्प्रे आदि कर लार्वा को पनपने से रोका जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निकाय,
का भी पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है और उनके द्वारा भी अपनी टीमों के द्वारा साफ़ सफाई को प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। सर, जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दीनदयाल है और मकान सिंह है, उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई? अगर मरीज मिलता है तो उनके दोनों ही हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं सभी में 10-10 बेड सुरक्षित हैं और यहाँ तक कि जो जांच की सुविधाएं हैं वो हमारे मलखान सिंह में उपलब्ध है, JNM मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। तो जो भी हमारे पास सैंपल हैं उनका हम यथासमय जांच कराकर सुनिश्चित करते हैं कि बुखार का कारण डेंगू है या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के मेन बाजार स्थित केनरा बैंक के ATM मशीन पर पैसा निकाल रहे मनोज तिवारी से अज्ञात बदमाशों ने ATM कार्ड छीनकर वहां से कार में सवार होकर फरार हो गए। इस दौरान पीड़ित मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा गार्ड मूक दर्शक बने रहे। बदमाशों की ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई। मनोज कुमार सर। अच्छा, क्या मामला हुआ आपका? मेरा तुम इधर आओ और अब मैं ATM लगा रहा हूँ सर। इतनी देर में इधर घुमा है, वो इतनी देर मेरा ATM चेंज करके मैगी क्या कर रहा है? जो खराब था वो खराब हो गया, उसका जिसने डाला खराब वाला बंद हो गया। क्या कर रहा है? रुक रुक रुक, भागा। मैं भी चोर 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 कर मारते भागा हूँ। गाड़ी में हाथ मारा है, दिल्ली नंबर गाड़ी है। तो पुलिस को अवगत कराया इसमें? अभी कुछ नहीं कहा सर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधे यहीं पर बैंक में आया हूँ। कौन सी बैंक का ATM आपका? मेरा ATM केनरा बैंक है सर। तो क्या हुआ आप यहाँ बैंक में क्या कर रहे हैं? खन्नपुरा बैंक कर कितना पैसा आपके अकाउंट? 59,000 मेरे खाते में सर। तो रुकवा दिया है वो अभी? हाँ रुकवा दीजिए सर, रुकवा दीजिए। अभी रुका नहीं है, अभी रुका नहीं है, अभी रुका नहीं है। अभी मैं बच्चे घर से भेज रहा हूँ, मैडम फोन नहीं उठा रही। बैंक में खाता नंबर खन्नपुरा का मेरा। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित जेल पुल पर उस समय चीख पुकार मच गई जब स्कूली बच्चों से भरा एक ई-रिक्शा अन्य वाहन से टकरा गया। बताया जा रहा है कि ई-रिक्शे में नियमों से भी ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे, तभी सामने से आ रहे वाहन से वो टकरा गया, जिसके बाद डरे सहमे बच्चों में चीख पुकार मच गई और बच्चों की चीख पुकार सुनकर राहगीर वहां पर इकट्ठा हो गए। गाड़ी तो एकदम पलट गई और गाड़ी में बहुत चोट है। गाड़ी में कितने बच्चे होंगे? तो किस स्कूल की गाड़ी थी? अलवर का किसी? तो कितने बच्चे होंगे तकरीबन? 15 बच्चे। तो किसी बच्चे को चोट भी है? बच्चे की चोट ना, ड्राइवर के बहुत चोट है। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर के बहुत चोट है ज्यादा। घटना कहाँ पे हुई है? किस जगह पर? बिल्कुल यहीं पर रही है। कौन सी जगह पे? जेल का पुल है ना, जेल पुल पर मेरे सामने हुई है। मोहम्मद वाली तो क्या हुआ? ये अभी पता चला कि बच्ची की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया वैन का। हाँ, तो वहीं से मैं लेने आया बच्चों को, देखो क्या कैसे हुआ है। कैसे सूचना मिली? स्कूल ने दी आपको? नहीं, किसी स्कूल ने कोई सूचना नहीं दी? नहीं, स्कूल नहीं दी। किस स्कूल में बच्चे? जेल बरकत के। अच्छा, गाड़ी में पता नहीं ज्यादा बच्चे रख रखे थे इन्होंने? भाई पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मैंने देखा कि अंकल बच्चा सब बढ़िया सही है। ठीक। क्या फिर? अंकल बेहोश हो गई थी। अच्छा, कैसे? फिर बहुत गाड़ी भी जमा हो गई, हम लोग उतर गए। तो कितने बच्चे होंगे बेटा? अंदाजा बेटे कितने होंगे? फिर भी एक आइडिया 1 2 3 में बताओ। हैं? सुबह 20 थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।